हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नेक्स्ट लेसन होगा आरआरबी पीओ प्रीलिम का। आरआरबी पीओ प्रीलिम का जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं उसके ही प्रीवियस ईयर पेपर 2022 में जो क्वेश्चन आए थे उसके ही कुछ और क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले वाला सेशन आपने अगर नहीं देखा ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आपने पढ़ लिया कर लिया होगा। ठीक है, तो इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं। ठीक है, पी एक कैंडिडेट है हु गॉट 50% लेस वोट देन क्यू। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझना सबसे मेन पॉइंट है, आंसर जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इफ क्यू गॉट 200 वोट लेस, 200 वोट अगर क्यू को कम मिलता है, देन देयर वुड हैव बीन अ टाई, मतलब तब दोनों के बीच में टाई हो जाता। तो देखिए, टोटल वोट आपको निकालना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कैसे बनाएंगे यही मेन चीज़ है। आपने रेशियो मेथड के बारे में सुना होगा, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जल्दी से। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे, आपने रेशियो आपका क्लियर होना चाहिए। रेशियो का मतलब कैसे रेशियो से काम करते हैं, तो फिर ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए पी को 50% लेस वोट मिला, तो 50% लेस को अगर रेशियो में हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1/2 ही तो लिखेंगे। 50% लेस मतलब 1/1 माइनस 1/2, आपको पता है। तो क्योंकि 1/2 है तो अल्टीमेट तो 1/2 ही होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर हम इसको, इस 1/2 को रेशियो में रिप्रेजेंट करें कि पी को 50% कम वोट मिला, मतलब अगर क्यू को 2 वोट मिलता है तो फिर ये रेशियो का साइन है, पी को 1 वोट मिलेगा। क्लियर, ये फर्स्ट रेशियो हो गया। अब दूसरा रेशियो क्या होगा, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट बोल दिया कि क्यू को अगर 200 वोट कम मिलता है तब दोनों के बीच में टाई होगा। ये टाई का मतलब होता है 1:1। दो रेशियो आपको मिल गया, 1:1 मतलब पी को भी एक क्यू को भी एक, तभी जाके टाई होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि 200 वोट कम मिलता है। इसको कैसे हम मिलाएंगे, देखिए फिर से लिखता हूँ मैं, पी क्यू। तो पहले पी 1:2 ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर क्यू को 2 वोट मिलता है तो पी को 1 मिलेगा। नेक्स्ट कंडीशन में टाई होगा, लेकिन टाई कब होगा, इफ क्यू गॉट 200 वोट लेस, 200 वोट अगर कम मिलता है। कब से, पहले वाले से, मतलब क्यू को पहले जो कुछ भी मिला उससे यहाँ पे 200 वोट कम मिलना चाहिए। बात तो यही है ना। तो फिर इसको ऐसे ही हम माइनस बाय यूज कुछ भी नहीं कर सकते। इसको कुछ करने के लिए, इस दोनों रेशियो में कुछ काम करने के लिए पहले रेशियो को, इन दोनों रेशियो को एक लेवल पे लाना चाहिए। मतलब इन दोनों में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहिए। कैसे करेंगे, टोटल वोट। आपको पता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के एक चीज़ आपको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ वोट जो है वो सेम है दोनों कंडीशन में, इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी। तो इसको ही यूज़ करके इन दो रेशियो को हम मिलाएंगे। क्लियर, आप यहाँ पे देखिए 1:2 का टोटल वोट कितना है। अगर 2 वोट इसको मिलता है, 1 इसको मिलता है, मतलब टोटल वैलिड वोट कितना है, 3। ठीक है ना, 3। यहाँ पे देखिए तो टोटल वोट कितना है, 2। मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन टोटल वोट अल्टीमेटली तो एक ही होना चाहिए, सेम। लेकिन सेम तो है नहीं, तो दोनों को सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 2 और 3 का एलसीएम क्या होना चाहिए, 6। क्लियर, 6 बनाएंगे। तो 6 कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर 3 की जगह पे मुझे 6 लाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेम 2 की जगह पे मुझे अगर 6 लाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई जो का होगा यहाँ पे, ये मतलब कौन सा वाला चीज़ 2 से मल्टीप्लाई होगा, पहला रेशियो। क्लियर, और दूसरा वाला जो रेशियो है 1:1, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जाके दोनों में ही टोटल, इस रेशियो में भी और इस रेशियो में भी, दोनों में ही टोटल 6 बनेगा। देखिए P:2Q, पहले कितना था, मैं यहाँ पे छोटा से लिख देता हूँ, 1:2 ये पहले था। ठीक है, 1:1। इसको अगर न्यू रेशियो में हम लाएंगे तो क्या होगा, टोटल तो यहाँ पे 3 था आपको पता है, और यहाँ पे 2 था, तो इसको हम कितना बनाएंगे, 6 बनाएंगे। इसका मतलब यही है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस पूरे रेशियो को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:3 हो जाएगा। डायरेक्टली लिख सकते हैं हम। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाया, लिखने में कुछ नहीं है। ठीक है, और अगर इसको हम 6 लाएंगे तो मतलब किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। इस रेशियो को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब देखिए तो दोनों का सम क्या है, 4 और 2 का 6, और 3 और 3 का 6, मिल गया नया रेशियो आपको। अभी यहाँ पे देखिए, सिर्फ इसको छोड़ दीजिए, अभी इसका काम नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल जो है ये करेक्ट, मतलब सेम हो गया 6। यहाँ पे भी टोटल सेम हो गया 6, मतलब ये रेशियो और ये रेशियो एक लेवल पे आ गया। अभी देखिए तो क्यू, ये तो क्यू है आपको पता है, और ये पी है। तो 4 से 3 हुआ, मतलब कितना रेशियो कम हुआ,
4 से अगर 3 होता है, जैसे 2:4 था और यहाँ पे था 3:3, तो 4 से 3 हुआ मतलब कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। और ओरिजिनली कितना कम हुआ, 200 कम हुआ। यही तो है ना, मतलब एक रेशियो अगर 200 वोट के बराबर है तो टोटल कितना था, 6। इनका सम हो या एन का सम हो, किसी का भी सम हो, टोटल तो 6 ही है। तो टोटल वोट कितना होगा, 6 × 200। अगर एक रेशियो 200 है तो 6 रेशियो कितना होगा, 6 × 200, मतलब कितना, 1200। मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 1200। क्लियर, दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया, मैंने टाइम लेके समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से बनाइए, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। देखिए, प्रॉफिट लॉस में जो चीज़, जो पिक्चर आपके दिमाग में रहना चाहिए वो है कॉस्ट प्राइस। थोड़ा ऊपर जाएगा, मैं ऐसे लिखता हूँ हमेशा खुद जब प्रैक्टिस करता हूँ, मार्क प्राइस, और ये रहता है सेलिंग प्राइस। मैं ऐसे लिख के याद रखता हूँ, आप भी कोशिश कीजिए ऐसे याद रखने का। अब ये एक पिक्चर बन गया। क्यों मैंने ये बनाया, देखिए क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि शॉपकीपर ने मार्कअप किया। जब भी मैंने मार्कअप ये देखा, मार्कअप बात का मतलब ही होता है जो मतलब खरीदने का प्राइस होता है, बंगाली में क्रय मूल्य बोलते हैं या फिर कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जिस प्राइस से आप चीज़ को खरीदते हैं उसको जितना इंक्रीज करके आप मार्क करेंगे वही होता है मार्क प्राइस, या फिर चिपकाया हुआ प्राइस जो लेवल रहता है, लेवल प्राइस। तो ये जो इंक्रीज होता है ना, दाम जो बढ़ा के शॉपकीपर रखता है अपने सील लगा के, उसको ही कहते हैं मार्कअप। ठीक है, तो शॉपकीपर ने मार्कअप किया एक आर्टिकल को 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। 40% अबव द कॉस्ट प्राइस मतलब अगर कॉस्ट प्राइस को मैंने 100 मान लिया तो ये 140 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एंड ही अलाउस 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। मतलब आपको पता है ना, मार्क प्राइस से जब सेलिंग प्राइस में जाएंगे तब डिस्काउंट देंगे। मतलब मैंने एक चीज़ कॉस्ट प्राइस समझ लीजिए 100 रुपये जैसे मैंने लिखा, उसको 140 पे मैंने मार्क किया, फिर कुछ डिस्काउंट देके 120 में मैंने बेच दिया, तो फिर अल्टीमेटली तो मुझे प्रॉफिट हुआ ना 20 रुपये का। कैसे मैं समझाता हूँ, देखिए 25% का डिस्काउंट दिया ना मार्क प्राइस पे, मतलब यहाँ से यहाँ आने में 25% का डिस्काउंट लगा दीजिए, बस खत्म। तो 25% का कैसे डिस्काउंट लगाएंगे, इस 140 का आधा 140 से माइनस कर देंगे। तो 140 का आधा होता है 70, 70 का आधा होता है 35। अगर 140 से 35 निकाल देंगे तो 105 आ जाएगा, ओरली हो जाएगा। तो अभी देखिए, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस, अल्टीमेटली कस्टमर तो इसी दाम पे खरीदेगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में 5 यूनिट का अंतर है कि नहीं, है ना, 5 यूनिट का अंतर। अभी क्वेश्चन पे देखिए, शॉपकीपर अर्न्स 42 रुपीज़ 420 एज प्रॉफिट। मतलब अल्टीमेटली सब कुछ होने के बाद शॉपकीपर को 420 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मतलब ये जो 5 है यही तो 420 रुपये को इंटीग्रेट करता है ना। बात समझ में आ गई। मतलब अगर मैं इसको हटा दूँ, आपने देख लिया होगा, तो 5 जो यूनिट मैंने अभी प्रॉफिट निकाला, ये कितने रुपए के बराबर है एक्चुअली, 420 रुपए के। तो आपको क्या बोला गया है, फाइंड हिज प्रॉफिट व्हेन ही अलाउस डिस्काउंट ऑफ 20% इंस्टीड ऑफ 25। मतलब क्या है इस बात का, अगर डिस्काउंट 25% दे रहा था ना, तब जाके अगर 20% डिस्काउंट दे तो आपको प्रॉफिट निकालना है। तो आसान सा सवाल है। आपको वैल्यूज पता था, 100 कॉस्ट प्राइस था, 140 था मार्क प्राइस, और यहाँ पे जो आएगा नया वैल्यू वो तो अभी 25% नहीं, 20% डिस्काउंट होके आएगा। तो अगर 20% हम डिस्काउंट लगा दें यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आप मुझे बोलिए। 14 अगर 10% है तो 28 हो जाएगा 20%। 28 140 से निकाल देंगे तो कितना रहेगा, अगर 28 निकाल देंगे तो 112, है ना, 112 रहेगा। तो 112 यूनिट हो गया सेलिंग प्राइस, 100 हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे जो यूनिट का गैप है ये कितना है, 112 से 112 यूनिट का गैप है, 12 यूनिट का गैप है। मतलब 5 यूनिट अगर 420 है, आपने देख लिया यहाँ पे, समझ लिया ये चीज़। मतलब अगर 5 यूनिट 420 है, 420 रुपीज़ है, तो 12 यूनिट कितना होगा आप निकाल लीजिए। तो इसको काटिए, ये कितना हो जाएगा, 5 8 40 कुड़ी 84, 84 इंटू 12, मतलब ये कितना हो जाएगा 84 इंटू 12, कितना आएगा आंसर आप करके देखिए। तो 840 हो गया, और 84 कितना हो जाएगा ये, 168, यानी कि 1008, है ना, 1008, 1008। दिस इज ओनली दी आंसर, इतना पैसा आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया। मैं यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, आप फटाफट बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये है ट्रेन प्लेटफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट।
ट्रेन प्लेटफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे ट्रेन दिखा, प्लेटफॉर्म दिखा, मुझे समझ में आ गया कि ट्रेन प्लेटफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। आपको ये चीज़ तो पता है, जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को, ये रहा एक प्लेटफॉर्म, ये रहा एक ट्रेन जो जा रहा है, तो ये अगर प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज कुछ भी हो इसको क्रॉस करेगा, तो जो जो टाइम लगेगा वो तो नीचे ट्रेन का स्पीड होगा और ऊपर में क्या होगा, ये प्लेटफॉर्म और ये ट्रेन या फिर ये ब्रिज और ये ट्रेन दोनों का लेंथ ऐड हो जाएगा। आपको पता है ना क्यों ऐड हो जाएगा? क्योंकि ये ट्रेन जब इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से क्रॉस करेगी ना, तब ये ट्रेन तो यहाँ पे रहेगी। ये रहा पूरा प्लेटफॉर्म, ये रहा पूरा ट्रेन। तो जब तक क्रॉस करता रहेगा तब तक तो अल्टीमेटली ये ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म के इस जगह को क्रॉस नहीं किया तब तो हम क्रॉसिंग नहीं मान सकते। इसीलिए आप पूरा लेंथ देखिए, यहाँ पे अल्टीमेटली जब क्रॉस करेगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पूरा ऐड हो जाएगा ना, इसीलिए हम दोनों को ऐड करते हैं। प्लेटफॉर्म या ब्रिज हो और ट्रेन हो, दोनों का लेंथ को ऐड करते हैं। ये चीज़ आपको पता है। तो आगे बढ़ते हैं। ट्रेन कैन क्रॉस 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 12 सेकेंड्स। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक ट्रेन क्रॉस करता है 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म 12 सेकेंड में, ठीक है। और इफ द ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज हुइच इज डबल ऑफ इट्स लेंथ, मतलब ट्रेन का लेंथ का डबल कोई ब्रिज है उसको अगर क्रॉस करती है 21 सेकेंड में, तो आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक इक्वेशन से क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो कैसे बनाएंगे? दोनों कंडीशन में ही राइट हैंड साइड इक्वल टू यहाँ पे रहेगा, इधर पे जो भी होगा इधर पे जो भी होगा, दोनों साइड पे हम स्पीड को बराबर करेंगे। क्वेश्चन देख के समझ में आ गया कैसे बराबर करेंगे? पहला स्टेटमेंट देखिए, ट्रेन कैन क्रॉस 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 12 सेकेंड। नीचे आएगा टाइम, ठीक है, ऊपर आएगा लेंथ, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू स्पीड, ठीक है ना। यहाँ पे भी लिखेंगे नीचे टाइम 21, क्योंकि 21 सेकेंड्स यहाँ पे है, और ऊपर आएगा डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड को बराबर कर रहे हैं दोनों साइड पे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा 100 प्लेटफॉर्म का प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, मैंने LT लिख दिया, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया। नेक्स्ट केस में जब ब्रिज आएगा तो ब्रिज पता है कि डबल द लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, मतलब डबल द लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन ही तो होगा, क्योंकि ट्रेन तो ऐड हो ही जाएगा। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 3LT लिख सकते हैं कि नहीं? एक लेंथ ऑफ ट्रेन और दो लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा ब्रिज का, तो अल्टीमेटली 3LT हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया? जल्दी से सॉल्व कीजिए, अभी तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको 3 से काटेंगे तो ये 7 होगा, ये 4 होगा, फिर आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वो लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगा। और जब लेंथ ऑफ ट्रेन जो भी वैल्यू यहाँ पे होगा, ये सॉल्व करके आपको क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द ट्रेन। कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे पहला इक्वेशन था 3LT डिवाइडेड बाई 21, यही तो था ना स्पीड ऑफ ट्रेन। जब ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे पुट कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। क्लियर? आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इन्वेस्टेड 1600 एंड बी इन्वेस्टेड इतना इन अ बिजनेस। मुझे समझ में आ गया, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एकदम बहुत ईजी होता है। तो ए इधर मैंने लिखा, बी इधर मैंने लिखा। अभी कैसे बनाएंगे इक्वेशन देखिए। ए इन्वेस्ट किया 1600 रुपये और बी इन्वेस्ट किया 2000 रुपये, ठीक है, इन अ बिजनेस। कुछ नहीं लिखेंगे अभी, पहले देखते हैं। ए इन्वेस्टेड फॉर टी मंथ, किस टाइम के लिए? टी टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, और बी इन्वेस्ट किया T+3 मंथ, अच्छी बात है। एंड ए रिसीव्ड 400 आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 1400। मतलब ये स्टेटमेंट को थोड़ा बाद में देखते हैं, इसको बाद में लाएंगे, पहले इक्वेशन बना लेते हैं। तो आपने अगर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लिया तो फिर आपको पता चल रहा होगा कि 1600 और 2000 दो साइड पे हम लिखेंगे, ये 2 जीरो कट ही जाएंगे। तो इसको अगर और थोड़ा हम काटेंगे दिमाग में ही, तो कितना आ जाएगा? 16 और 20 को अगर काटे तो 5 और ये 4, मतलब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 40:5 इंटू T+3। डायरेक्टली लिख सकते हैं कि नहीं? आप सोचिए तो थोड़ा। ये T+3 है। क्यों लिख सकते हैं हम? क्योंकि हमें पता है कि ये जो जितना इन्वेस्टेड अमाउंट है इंटू टाइम, यहाँ पे भी तो, यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट इंटू टाइम, यहाँ पे भी तो इन्वेस्टेड अमाउंट इंटू टाइम, इसका तो रेशियो बनेगा। तो वही रेशियो मैंने डायरेक्टली बना लिया, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिखेंगे? 5T+15 इधर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 4T, ये चीज़ आ गया। 40:5T+15। अभी आपको पता है कि ए ने रिसीव किया 400 प्रॉफिट का, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 1400। कैसे बनाएंगे आपको अभी पता है, अभी मैंने इक्वेशन बनाया है। प्रॉफिट को जब लिखेंगे तो ए को कितना प्रॉफिट मिला? 4T प्रॉफिट मिला। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट कितना है? 40+5T यानी कि 90+15 इंटू 1400। टोटल प्रॉफिट का इतना पार्ट ए को मिला, और ए को एक्चुअली मिला कितना? 400 रुपये। आप सोचिए तो मैंने क्या लिखा?
ए का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है ये ऐसे ही होता है, आपको पता है। ए को कितना मिला बाई टोटल प्रॉफिट, मतलब टोटल जो रेशियो में आया, इनटू जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो इक्वल टू जो ए को पैसे में दिया गया प्रॉफिट है। यही तो होगा ना इक्वेशन। यहाँ पे ये 2 0 ये 2 0 कट गया, ठीक है। अभी आप सॉल्व कीजिए इसको, फटाफट से अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये 7 होगा, ये 2 होगा, मतलब 2/7। 2/7 अगर इधर पे आएगा तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अगर ये 7 यहाँ से उठ के इस जगह पे आता है तो आप खुद से फटाफट मल्टीप्लाई करके देखिए कितना होता है। ये हो जाएगा 28t विल बी इक्वल टू, अगर 9 से करेंगे तो 18t प्लस 15 इंटू 2 यानी कि 30। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है आपको। अगर 18t इधर जाएगा तो 10t इक्वल टू 30, मतलब t का मतलब आ जाएगा t इतना इतना आ जाएगा 3। t अगर 3 आ गया तो आपको क्या निकालना है, फॉर हाउ मेनी मंथ्स बी इन्वेस्टेड, बी कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, t 3 है और बी ने तो t प्लस 3 यानी कि 3 प्लस 3 यानी कि 6 मंथ के लिए इन्वेस्टेड किया। दिस इज द आंसर। क्लियर, क्वेश्चन इजी है ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको दिखना चाहिए, बस खत्म। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए। ए मैन इन्वेस्टेड 12,500 एट 10% पर एनम फॉर 2 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट इन स्कीम, जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आ गई आपको वो मेथड पता होना चाहिए जो डायरेक्टली हम कंपाउंड इंटरेस्ट के इंटरेस्ट रेट को 10% पर एनम जो लिखा हुआ है ना, इसको डायरेक्टली सिंपल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे 10% पर एनम 2 साल के लिए लगा दिया तो इसका इंटरेस्ट सिंपल में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 10 10 और 10 का 10% यानी कि 1, तो कितना हो जाएगा 21%। ये चीज़ तो आपको पता है, दिमाग में ऑटोमेटिक चलना चाहिए ये चीज़। तो क्या होगा 12,500 रुपये का। देखिए पहले क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लीजिए। एक मैन ने इन्वेस्ट किया 12,500, 10% पर एनम 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। यहाँ से हम निकल सकते हैं आराम से। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद क्या है, इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द फर्स्ट स्कीम, मतलब ये जो स्कीम है यहाँ से जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ही इन्वेस्टेड इनटू द सेकेंड स्कीम, मतलब ये पूरा इंटरेस्ट अगर वो दूसरे कोई स्कीम में लगा देता है जो 20% पर एनम फॉर 2 year सिंपल इंटरेस्ट में लगा है। नेक्स्ट स्कीम जो दूसरा स्कीम है वो सिंपल इंटरेस्ट पे 20% के रेट पे लगा है, वहाँ पे अगर पूरा इंटरेस्ट हम यूज़ कर देते हैं पहले वाले से मिला हुआ इंटरेस्ट, तो आपको क्या निकलना है कि टोटल इंटरेस्ट रिसीव बाय द मैन फ्रॉम द सेकेंड स्कीम। आसान सा क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि ये पहला लाइन से हमें तो निकालना पड़ेगा टोटल इंटरेस्ट कितना मिला। कितना मिला इंटरेस्ट 12,500 रुपये का, अगर डायरेक्टली 21% निकाल देंगे एक लाइन में तो निकल जाएगा ना टोटल इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, 10% पर एनम 2 साल में 21%, तो बोलिए कितना होगा 1250 हो जाएगा। 10% तो 1250 का डबल हो जाएगा 2500। 2500 हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20% और 1% कितना 125। 125 अगर यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आप मुझे बोलिए, ये 25 और ये 26, 2625 है ना। 2625 अगर आ गया, ये आ गया हमारा पहला इंटरेस्ट। अब 2625 यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2625 इसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 20% पर एनम फॉर 2 year सिंपल इंटरेस्ट पे, मतलब डायरेक्टली 40% हो जाएगा। सिंपल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 साल में 20% अगर 1 साल में है तो 2 साल में 40% होगा, 3 साल में कितना होगा 60%, ऐसे ही तो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली 40% निकालिए, वही हो जाएगा आपका आंसर। तो 2625 का 40% कैसे निकालेंगे, 262.5 का डबल करेंगे तो 200 का डबल होगा 400, 400 का डबल होगा 800, 100, ठीक है 800 हो गया, ये मैंने 200 से लिया। फिर 60 का डबल करेंगे, 60 का डबल कैसे करेंगे, 60 का डबल 120 का डबल कितना हो जाएगा 240, ठीक है। फिर 2 का डबल कीजिए, 2 का डबल 4 का डबल 8, मतलब 248, और 0.5 का डबल और उसका डबल मतलब 2, मतलब कितना आ गया, ये तो 248 और 250 आ गया, 250 और 800 1050। कैलकुलेशन आपको समझ में आना चाहिए। मैंने इसको तोड़ा 200 प्लस 60 प्लस 2 प्लस 0.5 ऐसे करके मैंने दिमाग में ही तोड़ लिया और सबको अलग से डबल किया, तो 1050 1050 यही आ गया, इतना रुपीस ही आ गया आपका इंटरेस्ट फ्रॉम द सेकेंड स्कीम। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यू अलोन कैन डू वर्क, मतलब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सोच समझ के स्टेप लीजिएगा इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने ये लास्ट पे लिया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्यू एक काम कर सकता है 15 दिन में, अच्छी बात है। क्यू कितना दिन में कर सकता है 15 दिन में, मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख लिया। व्हाइल पी क्यू आर टुगेदर ये काम कर सकता है कितने दिन में, 5 दिन में।
तो PQR जल्दी से हम लिख लेंगे, 5 दिन में ये काम कर सकता है, इतना मैंने लिख लिया। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है यहाँ पे देखिए कि इफ P अलोन, ये P अलोन है, ठीक है, टेक्स 8 days लेस देन आर टू कंप्लीट द सेम वर्क, ये स्टेटमेंट ही क्वेश्चन को बदल देगा। P alone takes 8 days less than R to complete the same work, तो आपको निकालना है R कितने दिन में 3/4 ऑफ द टोटल वर्क कंप्लीट करेगा। 3/4 ऑफ द टोटल वर्क R कितने दिन में कंप्लीट करेगा। इसका मतलब है आपको R का, P का, Q का, तीनों का ही, मतलब एक का अगर नहीं मिला तो बाकी का भी नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आर का इंडिविजुअली पता होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप सोच के देखिए। तो ये स्टेटमेंट जब आपने देखा कि पी 8 दिन कम लेता है आर से, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक बनेगा ही बनेगा। क्वाड्रेटिक के अलावा आप नहीं मूव कर सकते। आप करके देखिए। अगर आप एलसीएम मेथड लेते हैं, एलसीएम मेथड लेते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे? जैसे मैंने क्यू ले लिया 15, आपको पता है, और पी क्यू आर मिल के लिया 5, मैंने एलसीएम लगाया। सोच लीजिए मैंने एलसीएम लगाया तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, मैं समझ लीजिए 60 लिया टोटल वर्क। क्यों 60 लिया? क्योंकि 3/4 मुझे निकालना है, मतलब ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो 4 से कटेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने क्यों लिया है 60, तो ये आएगा एफिशिएंसी 4, और इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 12। कैसे मैंने किया? एलसीएम मेथड आपको पता है तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर Q का एफिशिएंसी 4 है तो PQR का 12 है, मतलब P और R का एक साथ 8 है एफिशिएंसी। क्लियर हो गया? P और R का एक साथ, Q मैंने निकाल दिया। तो आप मुझे बोलिए, तो आप किसी भी तरीके से R का इंडिविजुअल एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? निकाल पाएंगे? नॉर्मली नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या होगा? ये वेस्ट ऑफ टाइम है। पहला स्टेप है कि इस क्वेश्चन को स्किप कीजिए, डायरेक्टली नहीं करना है। और अगर करना है तो कैसे करेंगे? और कोई रास्ता नहीं है आपको। उसका जो वर्किंग टाइम है, आर का जो वर्किंग टाइम है, पी का जो वर्किंग टाइम है, इसको पकड़ना ही पड़ेगा। जैसे मैंने ले लिया, समझ लीजिए आर एक्स दिन में कोई काम खत्म करता है, ठीक है, तो पी कितने दिन में करेगा? 8 दिन कम में करेगा, एक्स माइनस 8 में करेगा। और क्यू आपको पता ही है कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे आप देखिए, जब एक्स आ गया तब टोटल वर्क हम 1 मान के चलेंगे, ना कि एलसीएम। एलसीएम से नहीं कर पाएंगे। तो टोटल वर्क अगर 1 मानेंगे तो आप मुझे बोलिए, तो आर का एफिशिएंसी कितना होगा? 1/x होगा कि नहीं? उल्टा कर दिया। पी का एफिशिएंसी कितना होगा? 1/x-8 होगा कि नहीं पी का एफिशिएंसी? और क्यू का कितना होगा? 1/15 होगा। होगा कि नहीं? और तीनों का, पी क्यू आर तीनों का एक साथ एफिशिएंसी कितना होगा? 1/5 होगा। क्यों 1/5 होगा? क्योंकि पी क्यू आर एक साथ 5 दिन में काम खत्म करता है, तो उन तीनों का एक साथ एफिशिएंसी 1/5 होगा। तो टोटल एफिशिएंसी को इक्वल कर देते हैं, मतलब पी का एफिशिएंसी, क्यू का एफिशिएंसी, आर का एफिशिएंसी ऐड करके इक्वल टू 1/5। बात समझ में आ गई? तो आर का एफिशिएंसी है 1/x, पी का एफिशिएंसी है -8 प्लस 1/15, तीनों का एफिशिएंसी ऐड कर दिया इक्वल टू 1/5, तीनों का एफिशिएंसी। बात समझ में आ गई? टाइम को तो ऐड नहीं कर पाएंगे, एफिशिएंसी बना के ऐड कर सकते हैं। तीनों का एफिशिएंसी यहाँ पे, तीनों का एफिशिएंसी यहाँ पे इक्वल कर दिया। क्लियर? अभी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको 1/5 को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिमाग में लिख सकते हैं 3/15, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 1/15 को इधर लाइए, माइनस कीजिए, तो 2/15 हो जाएगा। मतलब 1/x प्लस 1/x-8 इक्वल टू 2/15 डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसको आप सॉल्व कीजिए। अभी नॉर्मली सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं। तो कैसे करेंगे? एलसीएम हो जाएगा x-8, ये जो है उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ये x इधर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? x-8 प्लस x यानी कि 2x-8 बाई कितना होगा? x इंटू x-8, एलसीएम हो गया इक्वल टू 2/15। इसको और थोड़ा सॉल्व कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? मैं ऊपर लिखता हूँ, 15 इंटू 2 30x, ठीक है, 30x माइनस 120 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 2x² माइनस 8x इंटू 2 मतलब 16x। हुआ ना ये एक्सप्रेशन? इस -16x को इधर लाइए दिमाग से, तो कितना हो जाएगा? ये है 30, ठीक है, ये है 30, तो -16x इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 46x। ये कितना आ जाएगा? 46x, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख लेता हूँ, 46x
माइनस 46x माइनस कितना हो जाएगा 120 इक्वल टू 2x², यानी कि 46x माइनस 120 इक्वल टू 2x², ऐसा होगा। अगर मैंने इन सबको एक साइड पे ले लिया तो कितना हो जाएगा x², ठीक है, माइनस 23x, 2 कॉमन लेके मैंने काट दिया दोनों साइड से, माइनस 23x प्लस 60 विल बी इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कीजिए, कितना होगा, माइनस प्लस क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपको आना चाहिए। माइनस प्लस मतलब प्लस प्लस आएगा, अगर प्लस प्लस आएगा तो ऐसा दो नंबर ढूंढिए जिसको मल्टीप्लाई 60 होगा मल्टीप्लाई करने से और ऐड करने से 23 होगा। क्या होगा 20 × 3 मतलब x का एक वैल्यू आएगा 20 प्लस 20 और एक आएगा +3 संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 8 दिन कम लेता है, मतलब p का टाइम x-8 है, x-8 तो 3 से 8 जा नहीं सकता, तो ये हो नहीं सकता। तो x का मान कितना आएगा 20, मतलब x इक्वल टू अगर 20 आएगा तो आपको क्या निकालना है, r 3/4 ऑफ द वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल 3/4 इसका कर देंगे खत्म। कितना हो जाएगा ये 5, यानी कि 15 डेज या 15 आवर जो भी होगा यही होगा आपका आंसर। 15 आवर या 15 डेज यही होगा आंसर। क्लियर, आपको समझ में आ गया जो मैंने किया? तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर इम्प्रूव करेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। मैं ऐसा सेशन लाता रहूँगा आपके लिए, ठीक है। थैंक यू।